नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक अच्छे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं और इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ से भी जुड़े हुए हैं। और इनके बारे में आपको और ज़्यादा बताएं तो भाजपा हिमालय परिवार के प्रभारी हैं, 5 जन्य और पंजाब केसरी जैसे बड़े अखबारों में लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सेमवाल जी। नमस्कार। तो सूर्य प्रकाश सेमवाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह से दूसरी पारी चल रही है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की और इतनी जो ऐतिहासिक जीत मिली है, बम्पर जीत मिली है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? निश्चित रूप से प्रवीण जी, इसका श्रेय चाहे उत्तराखंड हो या जो हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसका एकमात्र श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन पे पूरे दुनिया का विश्वास है और भारत का ही नहीं विश्व में भी ग्लोबल लीडर के रूप में जो सर्व स्वीकार्य है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जनता का भरोसा था। इसी विश्वास के साथ जो उनकी विकास वाली लाभकारी जन कल्याणकारी नीतियाँ थी, चाहे घर घर तक राशन पहुंचाने की बात हो, 4 धाम की बात हो, ऑल वेदर रोड की बात हो, कर्णप्रयाग तक रेलवे स्टेशन, और युवाओं को और महिलाओं को बहुत ही विश्वास था। उसी का सुपरिणाम है कि उत्तराखंड ने पुराने मिथक को तोड़ करके कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उसको तोड़ करके और पूरे लगभग 47 सीटों से जीत करके ऐतिहासिक दर्ज भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में मिली। सूर्य प्रकाश जी, उत्तराखंड को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर देखा जाता है, 4 धाम वहाँ के बहुत लोकप्रिय हैं। तो ये 4 धामों की जो यात्रा रहती है, इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार का क्या कुछ इसमें सहयोग रहता है? प्रवीण जी, उत्तराखंड तो आप कह रहे हैं पर्यटन ही नहीं, उत्तराखंड तीर्थाटन का भी केंद्र है। और यहाँ न केवल 4 धाम तो अंग्रेजों के समय से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके अतिरिक्त भी चाहे फूलों की घाटी हो, बहुत ही लोकप्रिय स्थल हैं, बहुत ही मनोहारी दिव्य और भव्य स्थल हैं। एक 5वां धाम भी है उत्तराखंड का, जिसे खतलिंग नाम का जो ग्लेशियर है उसके निकट स्थित है भगवान शिव का, और वो अमरनाथ जी के ही तुलना में उतना ही उसका महत्व है जितना काशी विश्वनाथ का, अमरनाथ का वही महत्व खतलिंग महादेव का है। और ये तिब्बत के बॉर्डर पे टिहरी गढ़वाल के ज़िले में स्थित है। और उत्तराखंड निश्चित रूप से इस सारे पर्यटन तीर्थाटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो आपने कहा, तो निश्चित रूप से केवल केंद्र सरकार 2014 के बाद लगातार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड के प्रति एक प्रेम है और उनकी साधना स्थली रही है। संपूर्ण उत्तराखंड, चाहे कुमाऊं क्षेत्र हो, गढ़वाल क्षेत्र हो, बूढ़ा केदार हो, पंवाली हो, इन सब जगहों हो रहे हैं। और वही प्रेम है कि केंद्र की ओर से किसी भी योजना में कभी उत्तराखंड के लिए कमी नहीं आती। और पर्यटन क्षेत्र में भी केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी जी ने जो सड़कें बनवाई हैं, वो सब चीज़ें वो कहीं न कहीं से। और इस बार आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 4 धामों में लोग कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये बिना केंद्र सरकार की सहायता के और केंद्र सरकार की उदारता के संभव नहीं है। ठीक है। जिस तरह की यात्रा है, जितनी बड़ी तैयारियां जो है सरकारें करती हैं, इनमें ये भी देखा जाता है कि समय समय पर जो यात्री होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी किसी न किसी दुर्घटना में मौत भी होती है। और इस बार 51 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इसका जिम्मेदार भी सरकार ही है, क्योंकि तैयारियां सरकारों की होती है। प्रवीण जी, बिल्कुल। ये तो मुझे लग रहा है कि कोरोना के बाद जो लोग लगातार घरों में रहे, बहुत समस्याएं रही, निराशा, उदासा, हताशा, और अब जैसे ही बाबा बद्रीनाथ, केदारनाथ के कपाट खुले, सब लोग वहाँ की तरफ चले, तो श्रद्धालु तो संख्या में जाएंगे। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं, थोड़ा सा व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि केंद्र की नहीं, उसमें राज्य की बड़ी भूमिका है। और जो मौतें भी हुई हैं, अखबारों में, मीडिया में जो आंकड़ा आ रहा है, निश्चित रूप से कुछ अस्वस्थ लोग भी होंगे, कुछ बुजुर्ग लोग भी होंगे, और थोड़ा बहुत हो सकता है शुरुआती तौर पे लापरवाही हुई। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं उसमें पूरी तरह से हस्तक्षेप किया। और अब श्रद्धालुओं को भी सीमित करने की बात हुई है ऋषिकेश में। उससे पहले पंजीकरण होगा, उसके बाद लोग पहुँचेंगे। तो अब थोड़ा सा व्यवस्थित है सब चीज़ें। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो श्रद्धालु, असंख्य श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, हमारी स्थानीय जनता, स्थानीय आयोजक, स्थानीय व्यापारी लोग भी सबके साथ, देश के लोगों के साथ सहयोग की बात करेंगे, उनका अच्छा सहयोग करेंगे, उनको सस्ती चीज़ें, पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। सभी के सहयोग से ये यात्राएं जो है सफल हो पाती हैं। दिल्ली में आप लंबे समय से रह रहे हैं और यहाँ आपने उत्तराखंड समाज को एकजुट करने के लिए उत्तरायणी कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसकी झलक सामाजिक तौर पर देखी जाती है सेमवाल जी, लेकिन राजनीतिक रूप से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको यहाँ?
प्रवीण जी, एक बात मैं कहता हूं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर क्षेत्र का अपना महत्व है। एक व्यक्ति के तौर पे कार्यकर्ता सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, स्वास्थ्य में लगा हुआ है, संस्थाओं के माध्यम से असंख्य काम हो रहा है और उत्तराखंड के युवा महिलाएं सब बहुत ऊर्जावान हैं। जैसा आपने उत्तरायणी की बात की, तो वास्तव में 2005 में पर्वतीय लोक विकास समिति के माध्यम से हमने जब उत्तरायणी नाम से बैनर लगाया था तो हमारे अपने ही समाज के लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई और मैं आपको सीधे कहना चाहूँगा, मुझे कहा गया कि टिहरी गढ़वाल का सूर्य प्रकाश सेमवाल कुमाऊं की उत्तरायणी का पोस्टर लगा रहा। लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि एक क्षेत्र विशेष का पर्व हो। उत्तरायणी को हमने वैश्विक पर्यावरण से जोड़ा, उत्तरायणी को हमने सुंदरलाल बहुगुणा, इंद्रमणि बडोनी और श्रीदेव सुमन की फिलॉसफी से जोड़ा। उत्तरायणी को हमने ईमानदारी, सत्यता और जो पहाड़ की कर्मठता, जो पहाड़ की पहचान है, उन मूल्यों से जोड़ा, गांधी से जोड़ा, 5 जिन्ने से जोड़ा। और आज उत्तरायणी निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कुछ राजनीति भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज उत्तरायणी दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में हिमालयी क्षेत्रों का सर्वमान्य पर्व बन गया है। और जैसा आपने कहा राजनीतिक, तो राजनीति मुझे लगता है अलग चीज़ है। सांस्कृतिक रूप से आप सक्रिय रहते हैं। दिल्ली सरकार से सपोर्ट मिलता है आपको? दिल्ली सरकार का, अब ये आपने धर्म संकट वाला प्रश्न बना दिया है। दिल्ली सरकार ने, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो 2016 में पर्वतीय लोक विकास समिति का सहयोग किया था स्थानीय विधायक भावना गौड़ जी के माध्यम से। लेकिन बाद में राजनीति थोड़ा इसलिए लगी उनको कि सूर्य प्रकाश सेमवाल इसका अध्यक्ष है, तो उसके बाद उनका सहयोग नहीं हुआ। लेकिन बाकी जिनका सहयोग हो रहा वो सब हमारा ही सहयोग है। और निश्चित रूप से दिल्ली सरकार में तो मनीष सिसोदिया जी का अभिनंदन हमने 2016 में तब भी कर दिया था, बिना पार्टी लाइन, बिना उसके, कि उन्होंने दिल्ली में पहाड़ के इस पर्व को राज्य स्तर पे मान्यता दिलाई। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ये उत्तरायणी पर्व श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कृष्णचंद्र पंत, इन सब की प्रेरणा से शुरू हुआ था, कुलानंद भारती वगैरह का, तो वो आज भी चल रहा है, उसमें कोई राजनीति नहीं है। ठीक है, तो अभी रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी सेमवाल जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे मेहमान सेमवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। एक पत्रकार भी हैं, एक शिक्षक भी हैं आप, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ RSS से भी जुड़े हुए हैं। बीते 8 वर्षों के अगर प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब से है, उपलब्धियों की बात करें तो क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? प्रवीण जी, ये तो आपने जो बात कही, निश्चित रूप से हमको तो बहुत गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं लगभग आपको बताऊं तो किशोरावस्था से ही विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के संस्कृत आयाम से जुड़ा है। और मुझे गौरव इस बात की, उपलब्धि मैं अपने जीवन की मानता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण स्पर्श का दर्जनों बार मौका मिला। नानाजी देशमुख, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, विद्यानिवास मिश्र जी जैसी विभूतियाँ, और होवे शेषाद्री जैसे, पूज्य सरसंघ चालक रज्जू भैया जी जैसे, केस कुप्सी सुदर्शन जी जैसे महापुरुषों का मैंने साक्षात चरण स्पर्श प्रणाम किया है। तो उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का विचार, उन्हीं की सोच मन में थी। और प्रवीण जी, उसी सोच का परिणाम है कि लगभग उसी समय से भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न प्रकल्प हों, उनमें लगातार सक्रिय रहे और थोड़ा बहुत जो अपने से हो पड़ा हमने काम किया। पार्टी के लिए भी मंडल स्तर से लेकर, जिला स्तर से लेकर प्रांत स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचार प्रसार का मौका मिला। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, कभी कोई अपेक्षा नहीं की। आपने तो देखा होगा दिल्ली में भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी न नगर निगम और न किसी विधायकी के दावेदारी की। तो हमें आज अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद देश को वो सब कुछ दिया है। देश की जनता देख रही है, जान रही है, सारे आंकड़े, सरकार की उपलब्धियां, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, किस प्रकार चीन और पाकिस्तान को पूरी तरह से
एक प्रकार से अपने बल के आधार पे, शक्ति के आधार पे, आर्थिक शक्ति के आधार पे और कोरोना के समय पे मोदी जी पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ प्रशासक सफल सिद्ध हुए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी किसी एक पार्टी, किसी कुछ सीमित वर्करों, किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है, वैश्विक पार्टी बन गई है। और नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं, हर स्तर पे, आर्थिक स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के स्तर पे हो, राज्यों के साथ सहयोग के स्तर पे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे काम कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियां पूरा देश देख रहा है, सब कुछ हमारे सामने नजर आ रहा है। और मैं आपको और बताऊं कि जो सरकार की पिछले 8 वर्ष की योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनका दीर्घकालिक परिणाम और अच्छा होगा। ऐसी जो नीतियां बनी हैं, ऐसे जो कानून बने हैं, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की ये उपलब्धियां पूरे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही बड़ा सुपरिणाम है और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं। जल्द ही देश में राज्यसभा चुनाव भी होने हैं। उत्तराखंड में अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो आप पर भी कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, जिस तरह से आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी दावेदारी देखी जा रही है। हाँ प्रवीण जी, वो तो शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं। पूरे देश भर में लगभग 56-57 सीटों के लिए राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और क्योंकि आपने याद दिलाया है तो मुझे इस बात की हम सबको गर्व होगा, हमारे भाजपा के ही कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के सभी शुभचिंतकों को अच्छा लगेगा कि पहली बार इन राज्यसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत राज्यसभा में आएगा और जो बाधाएं, विपक्ष के दुष्प्रचार, ये सब चीज़ें चल रही थी, इन पे विराम लगेगा और निश्चित रूप से देश के हित में कुछ ऐसे दीर्घकालिक कानून बनेंगे जिससे देश हमेशा समृद्धि, शांति और आगे प्रगति की ओर बढ़ेगा। जहाँ तक आपने कहा दावेदारी, तो मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरी क्या दावेदारी होनी है। और दावेदारी ये न तो कोई नगर निगम के काउंसलर की है, न विधायक की है कि मैं गलियों से अपना प्रचार करवाऊँ या बाकी सोशल मीडिया पे कराऊँ। निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ पार्टी बोलती है वो करता है। उत्तराखंड में जो आपने कहा, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड में तो इस समय वास्तविक स्थिति देखी जाए तो उत्तराखंड के जो हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े भी लोग हैं, हमारी सबसे बड़ा संकट ये है कि जो प्रवासी पहाड़ी हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, उनकी आवाज़ कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। और ये बात मैंने हर मंच पे, हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर सभी तक बात उठाई है कि एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो हमारे प्रवासी समाज को जोड़े, उनकी पीड़ा को समझे। इवन दिल्ली में जब कोई बात आती है तो हम अपने किसी प्रतिनिधि को दावे के साथ नहीं पकड़ पाते और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता पार्टी से जुड़े हुए उत्तराखंड के, चाहे राष्ट्रीय हों, अपने आप को वैश्विक भी कह ले, लेकिन बहुत बार उत्तराखंड समाज की अनदेखी होती है और हमारे लोगों की वो समस्याएं नहीं सुनते। तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पार्टी राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति को भेजे जो इन सब की आवाज़ भी बने और इन सब की आवाज़ भी सुने। जहाँ चिट्ठी पत्री भेजनी वो भेजे और काम करे, केवल नेतागिरी के लिए, क्योंकि राज्यसभा ऊपरी सदन है। निश्चित रूप से वहाँ कोई योग्य, शिक्षित और खुले दिमाग वाला, सुलझा हुआ व्यक्ति जो जाति पाति बिरादरी और पहाड़ की उस जो संकीर्ण सोच और मेंढक सोच वाली नीति से अलग हो, ऐसा व्यक्ति जाए तो अच्छा है। और मैं तो पार्टी हाईकमान को एक और सुझाव दूंगा कि जो हमारे 3 केंद्रीय मंत्री जिनकी सीटें अभी खाली होने वाली हैं, श्रद्धेय हमारे प्रेरणा स्रोत पीयूष गोयल जी हूँ, चाहे निर्मला सीतारमन जी हूँ, चाहे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी हूँ, मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड भाजपा का भी नेतृत्व हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा, मदन कौशिक जी से और पूरे मुख्यमंत्री जी से भी, कि अगर ऐसा हो तो किसी केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में भेजेंगे तो कम से कम हमारे जैसे कार्यकर्ता उनको पकड़ के उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन पहाड़ मूल का अगर छोटा सा भी विधायक होगा तो दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ेगा कि मैं उसको पूछ भी नहीं पाऊंगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसी योग्य व्यक्ति को मिले, किसी युवा को मिले। और जो हम बार बार कहते हैं कि परिवारवाद से हमारी पार्टी अलग है, तो जो पुश्तैनी बेटियों की जिनको चिंता है, भक्तों की, चेलों की, ऐसे से लेकर थोड़ा एक अलग व्यक्ति को चुनेगी पार्टी तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और हम आपके राजनीति में उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और इसी तरह से आप लोगों की सेवा करते रहें, ये उम्मीद भी करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विषय पर। धन्यवाद प्रवीण जी, थैंक यू। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।